हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 19 पॉल्यूशन ऑफ एयर का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश पे बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड है, हिंदी पे वीडियोज़ अपलोड है। यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे मैं कुछ वीडियो दे रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और एक बात और कि हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। तो किसी भी वीडियो के लिए एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, इससे पहले साइंस पे बहुत सारे वीडियोस आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है पॉल्यूशन ऑफ एयर। मतलब हम लोग इस चैप्टर में एयर के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे होता है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हम लोग सभी जो है अपने सर्वाइवल के लिए इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। जो क्लीन इन्वायरमेंट है वो जो है हर एक तरह के लाइफ को, हर एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिम्स के लाइफ के मेंटेनेंस के लिए वो जो है डिपेंडेंट है। मतलब क्लीन इन्वायरमेंट जो एक तरह से हम लोगों को अपनी लाइफ को जीने में हेल्प करता है, अपनी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक जो इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में, वो इन्वायरमेंट पे एक एक्स्ट्रा बर्डन को क्रिएट कर देता है, भार बढ़ा देता है इन्वायरमेंट का। ओके, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो बर्डन है वो बढ़ जाता है तो दिक्कत आती है हमें। तो ये सब होता है पॉपुलेशन के कारण, एक इंक्रीज पॉपुलेशन के कारण। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को जो है वो हाउसेस के डिमांड को पूरा करने के लिए काटा जाता है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सभी का डिमांड बढ़ रहा है, घर बढ़ेगा कि हाँ मुझे घर चाहिए, तो सभी लोग अपने अपने हाउसेस ले रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, तो वहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है। तो ये सब के कारण जो है वो डिफॉरेस्टेशन बहुत होता है। ज़्यादा फूड भी चाहिए ज़्यादा पॉपुलेशन को खिलाने के लिए। पॉपुलेशन बढ़ा है तो फूड का डिमांड भी बढ़ता है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज़ को भी सेटअप करना पड़ता है, इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप होते हैं डेली यूज़ के आइटम्स को मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है। उनकी बनावट होती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में उन्हें तैयार किया जाता है हमारी डेली यूज़ के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स पॉपुलेशन बढ़ने के कारण होता है। इनमें से क्या होता है, ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज़ है वो हार्मफुल गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं और लिक्विड वेस्ट को वाटर में रिलीज़ करते हैं। तो जो हार्मफुल गैसेस और जो हार्मफुल मतलब लिक्विड वेस्ट जो है वाटर में, इससे क्या बहुत हम लोगों को बीमारियां होती है, ठीक है। बहुत बीमारी फैलती है, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, ये सब वाटर से होता है। एयर से बहुत सारी बीमारियां होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। अस्थमा, ब्रोंचाइटिस जैसी बीमारी देखने को मिलते हैं। तो ये सब सभी जो है वो एयर के कारण होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से बहुत सारा हार्मफुल गैसेस निकलता है, तो ये सब के कारण होता है। जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स है वो भी, उनका भी जो नंबर है वो रोड पे बढ़ जाता है। ज़्यादा रोड्स में जो गाड़ियाँ चलती है, सभी के पास व्हीकल्स है, तो ये जो है हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। तो ये सब के कारण जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होता है रिसोर्सेज का। मतलब कि एयर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट होता है, लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। तो ये सभी जो है पॉपुलेशन के कारण होता है। पेड़ों की कटाई भी होती है, डिफॉरेस्टेशन भी होता है। ओके, डिफॉरेस्टेशन ये सब के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ा है। यदि आपने चैप्टर 8 का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, अब हमारे पास आता है पॉल्यूशन, ठीक है। ये सब जो भी एक्टिविटीज़ है ये हमारे इन्वायरमेंट का कंटामिनेशन में लीड करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करते, कंटामिनेट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग एयर के कंटामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और रेमेडियल मीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री करेगा, पॉल्यूशन से बचाएगा। पहला टॉपिक आपके बुक में है पॉल्यूशन। जो पॉल्यूशन टर्म है, जो पॉल्यूशन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड पॉल्यूशनियम से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू मेक डर्टी, डर्टी बनाना, गंदा बनाना। अब पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और उसका जो नेचुरल एबंडेंस है, मतलब उसको जितना प्रेजेंट होना चाहिए इन्वायरमेंट में उससे ज़्यादा यदि वो प्रेजेंट है, तो वहाँ पर उसका प्रपोर्शन जो है ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो वो जो है ज़्यादा है और हार्मफुल इफेक्ट्स को क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और उसका अपनी नेचुरल एबंडेंस से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और नेचुरल हार्मफुल इफेक्ट्स को कॉज करता है, तो उसे कहा जाता है पॉल्यूटेंट, ठीक है। उसे पॉल्यूटेंट कहा जाता है और इस फिनोमिनन को कहा जाता है पॉल्यूशन, ठीक है। इस फिनोमिनन को कहा जाता है पॉल्यूशन।
ऐसे सब्सटेंसेस जिनका जो अबंडेंस से ज़्यादा मतलब नेचुरल अबंडेंस से ज़्यादा प्रोपोर्शन है इन्वायरमेंट में, जिसे पॉल्यूटेंट कहा जाता है। इनमें से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो अनडिजिबल कॉन्सेंट्रेशन देते हैं जो कि पॉल्यूशन को कॉज करते हैं, और इससे हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं जब एटमॉस्फेयर में ये रिलीज हो जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, और ये जो है पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। तो आपको पॉल्यूटेंट और पॉल्यूशन समझ में आ ही गया है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एयर पॉल्यूशन। एयर जो है बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। इनमें से टू जो प्रोमिनेंट गैसेस है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि जो नाइट्रोजन का कंसनट्रेशन है एयर में वो है 78%, तो जो एयर का ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन है एयर में वो है 21%, और जो बच जाते हैं 1% वो कुछ अदर गैसेस हो जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गन, मीथेन, हीलियम, ओजोन और वाटर वेपर्स। ये सब जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन दो ज़्यादातर जो गैसेस एयर में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और कम कम क्या क्या होते हैं तो CO2, एर्गन, मीथेन, हीलियम, ओजोन और वाटर वेपर्स। जो कॉन्टिमिनेशन होता है एयर का अनवांटेड सब्सटेंस के द्वारा, जिसका हार्मफुल इफेक्ट मतलब प्लांट से भी पड़ता है और एनिमल्स पे भी पड़ता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी पड़ता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी पड़ता है, तो उसे कहा जाता है एयर पॉल्यूशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी उनका इफेक्ट होता है, हार्मफुल इफेक्ट, और नॉन लिविंग थिंग्स पे भी उनका हार्मफुल इफेक्ट्स होता है, तो इसी को कहा जाता है एयर पॉल्यूशन। तो डेफिनेशन में लिख सकते हैं, द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय अनवांटेड सब्सटेंस हैविंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स इज रेफर्ड टू द एयर पॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का यदि आप नोट्स चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास हर एक चैप्टर का डिटेल चैप्टर नोट्स है। नोट्स के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं मेरे पास क्या है एयर पॉल्यूशन के बाद। एयर पॉल्यूशन के बाद कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, किस कारण से एयर पॉल्यूशन होता है ये आता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन में वो दिया गया है कि एयर पोल्यूशन का मेजर कॉजेज क्या क्या है, तो फॉलोइंग नीचे में जो दिए हुए हैं वो एयर पोल्यूशन के कॉजेज है, ठीक है। सबसे पहला है कि फॉसिल फ्यूल्स का एक्सेसिव बर्निंग, बहुत बर्निंग होता है फॉसिल फ्यूल्स का। फॉसिल फ्यूल क्या होता है ये आपने चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है, ओके। जैसे कि फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, किरोसिन, पेट्रोल और डीजल, इसे कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। तो इनका जब बहुत ज़्यादा बर्निंग होता है तो ये जो है एयर को पॉल्यूट करते हैं। इनसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ओजोन डिप्लीटेशन में हेल्प करते हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है। तो इसके कारण जो है बहुत सारा चीज़ होता है। तो फॉसिल फ्यूल का जो बर्निंग है वो एक्सेसिव होता है, इसके कारण सबसे पहले पॉल्यूशन जो है कॉज होता है। अब सेकेंड है फैक्ट्रीज और व्हीकल से जो स्मोक निकलते हैं, जो धुआं निकलता है फैक्ट्रीज से और व्हीकल से, उससे बहुत ही ज़्यादा एयर कॉज होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। थर्ड आता है कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जिसका हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका यूज़ जो है एसी में, रेफ्रिजरेटर में होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का CFC जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है ओजोन डिप्लीटेशन में हेल्प करते हैं और पोल्यूशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है, अब हम लोग कुछ एयर पॉल्यूशंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मेरे पास 3 दिया हुआ था कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, मैं हमको समझा दिया, ठीक है। अब आपके पास आता है नेक्स्ट जो कि है कि हम लोग कुछ एयर पॉल्यूशंस के बारे में डिटेल में पढ़े, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में हम लोग की भी पढ़ना है। तो सबसे पहला जो एयर पॉल्यूशन आपके दिया हुआ है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये फ्यूल्स के इनकम्प्लीट कम्बशन से फॉर्म होता है, जो कि पॉल्यूशन का एक मेजर सोर्स है। तो ये कैसे फॉर्म होता है, तो इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल से ये फॉर्म होता है। अब हमारे पास इसका हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्या क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब इनहेल कर लिया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाता है, लंग्स से जब वो अंदर चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, तो वो जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है, चूँकि हीमोग्लोबिन ब्लड में मिला हुआ रहता है, घुला हुआ होता है हीमोग्लोबिन, तो उसके साथ ये जाके कंबाइन हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को फॉर्म करता है जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपको समझ में आ गया होगा कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड कोई इनहेल कर लेता है, लंग्स के द्वारा इनहेल कर लिया जाता है, तो वो जो है ब्लड से पास करता है और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर, ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को फॉर्म करता है, जिसे कहा जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ओके। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये
ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होने नहीं देता है, अनेबल हो जाता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी के वेरियस पार्ट्स में। हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता ऑक्सीजन का, बहुत कम पार्ट्स में हो पाता है, जिससे क्या होता है सफोकेशन कॉज होता है और व्यक्ति की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का एक तरह से आप कह सकते हैं डिमेरिट्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों खराबी आपको बताया गया है, हार्मफुल इफेक्ट उसका क्या क्या है, जिसके कारण लोगों की अनटाइमली डेथ हो जाती है, कभी कभी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। अब दूसरा जो हाई कंसंट्रेशन होता है कार्बन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो हाई कंसंट्रेशन होता है एयर में, वो प्लांट्स के ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं, उसमें भी प्रभाव डालते हैं अपना, और प्लांट्स का जो लीफ होता है, जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, उन्हें जो है ये झड़ने के लिए एक तरह से कॉज करते हैं, उसका झड़ने का कारण बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो वेल नॉन अदर गैस है जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेस में प्रेजेंट होता है एयर में, जब वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो ये भी एयर के पॉल्यूशन को कॉज करता है, पॉल्यूशन ऑफ एयर ये भी कॉज करता है। क्या हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब हमारे पास आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कब फॉर्म होता है, इसका क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है ये पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये पेट्रोल और गैसोलाइन, ऑटोमोबाइल्स में जो पेट्रोल और गैसोलाइंस का जो हमारे ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल और गैसोलीन यूज होता है, तो उससे ही ये मेनली प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है, सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो हाई कंसनट्रेशन होता है एयर में, वो प्लांट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। ये उनके फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के रिटार्डेशन में भी रिजल्ट करते हैं, मतलब उनका फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है हाईली, एक तरह से उनका फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हाईली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये जो है रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी रिजल्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स के रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी ये रिजल्ट करते हैं, ह्यूमन्स का रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। ये छोटा छोटा था। ठीक है, अब हमारे पास आता है स्मोक। विंटर्स में आप देख सकते हैं ठंड के समय में एक थिक फॉग लेयर होता है। ठीक है, थिक फॉग लेयर जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर को इन्वेलप कर देता है, उसे पूरी जगह से ढक देता है। ये जो लेयर है ये स्मोक, धुआं और फॉग से बना हुआ होता है, स्मोक एंड फॉग से बना हुआ होता है। जब स्मोक नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कंटेन करते हैं तो ये जो है कुछ अदर एयर पॉल्यूशन के साथ फॉर्म हो जाते हैं, मतलब एक तरह से कंबाइन हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं स्मोक को, फॉग के साथ भी कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं स्मोक को। ठीक है, तो ऐसा विंटर्स में होता है, एक थिक लेयर होता है जो कि एटमॉस्फेयर को इन्वेलप कर लेता है। ठीक है, अब हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स स्मोक के वो देखते हैं। ये जो है ऐसे डिजीज़ से रिलेट करता है, ऐसे डिजीज़ को कॉज करता है जो कि लंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रोंचाइटिस, अस्थमा एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे डिजीज़ जो है स्मोक के कारण जो है कॉज होते हैं। सेकेंड, ये जो है अर्थ में जो सनलाइट आता है उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे रोकते हैं, अच्छे से आने नहीं देते हैं, और जो प्लांट्स का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है, उनका जो नॉर्मल फंक्शन होता है, उनका नॉर्मल काम जो होता है उसे पूरी तरह से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका स्मोक, उसका हार्मफुल इफेक्ट्स। अब है CFCs का क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये जो है ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता है। ठीक है, फ्रिज में यूज़ होता है, सॉल्वेंट्स और फोमिंग एजेंट्स में यूज़ होता है। जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है तो ये जो है अल्ट्रावायलेट UV रेडिएशंस को डिकम्पोज करते, उसके अंदर डिकम्पोज होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सनलाइट के अंदर। अब है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ CFC का क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है। तो आपको पास क्वेश्चन आ सकता है कि CFC का मेन सोर्स क्या क्या है, तो AC, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये सब जो है इसका मेन सोर्स हो गया। अब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, तो जो CFC है ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं, ओजोन लेयर में होल कर देते हैं, छेद कर देते हैं, और इन्हीं सब होल्स के कारण क्या होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो अर्थ के अंदर आते हैं, इंक्रीज अमाउंट, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के इंक्रीज अमाउंट जो है वो सन से अर्थ में आते हैं, अर्थ में रीच करते हैं, पहुंचते हैं, और इसके कारण क्या होता है स्किन कैंसर, और ये जो है आई के लिए डैमेज करता है, आई को ख़राब करता है। ठीक है, आँखों को ख़राब करता है। अब नेक्स्ट है एसिड रेन। जो नॉर्मल रेन होता है वो स्लाइटली एसिड होता है, थोड़ा एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोल्यूशन होता है, जिसके कारण वो जो है नॉर्मल रेन जो है वो स्लाइटली एसिडिक लगता है।
जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होता है, स्मोक होता है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, जब एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं और वाटर वेपर जो वहाँ पर प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में रिजल्ट करता है। इसके कारण जो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। ये जो एसिड्स है ये रेन के साथ जब हमारे अर्थ पे गिरते हैं, हमारे धरती पे गिरते हैं और उसे एसिडिक बनाते हुए इस रेन को कहा जाता है एसिड रेन। यही है एसिड रेन का पूरा प्रोसेस। फिर से बता रहा हूँ, जब कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं और वाटर वेपर्स के साथ जहाँ वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में रिजल्ट करते हैं और उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और यही एसिड्स रेन के साथ जब फॉल होते हैं, नीचे गिरते हैं, उसे एसिडिक बनाते हैं, तो उस एसिड रेन को कहा जाता है, उस तरह को कहा जाता है, उस रेन को कहा जाता है एसिड रेन। ओके, यही है हमारा एसिड रेन। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है एसिड रेन के। जो स्टैचूज और जो स्ट्रक्चर्स मार्बल और लाइमस्टोन के बने हुए होते हैं वो धीरे धीरे रेन वाटर से मतलब कोरोडेड हो जाते हैं, धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं जब उनमें रेन वाटर पड़ता है जो कि एसिड्स को कंटेन करता है। जब उसमें फॉल करता है, गिरता है, तो वो जो है कोरोडेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। दोनों सल्फ्यूरिक एसिड्स और नाइट्रिक एसिड जो है वो मार्बल में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, फॉर्म को साल्ट को फॉर्म करने के लिए। ओके, एसिड रेन जो है वो मोमेंट के किसी मोमेंट के मार्बल को कोरोड कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एसिड रेन कितना ख़राब चीज़ है। ये जो फिनोमिना है इसे कहा जाता है मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई मोमेंट जो है, मॉन्यूमेंट जो है वो मार्बल के द्वारा बना हुआ होता है और रेन वाटर के द्वारा एसिड रेन के द्वारा कोरोड कर दिया जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसी को मार्बल कैंसर कहा जाता है। और ये सब होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कारण। ठीक है, जो पॉल्यूटेंट्स होता है एयर में, मतलब एयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो जो है वाइट मार्बल के डिस्कलरिंग में हेल्प करते हैं। उसका कलर जो है पूरी तरह से चेंज हो जाता है, डिस्कलर हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है कलर वाइट मार्बल का। ओके, येलो, ऐसा ऐसा कलर वहाँ पर देखने को मिलता है। आर्टिकल्स जो कि मेटल से बने हुए होते हैं, और मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट जो होते हैं उससे बने हुए मेटल जो होते हैं गोल्ड सिल्वर से, वो जो है स्लोली धीरे धीरे अपने रस्टर को छोड़ देते हैं, अपने उनका अपना जो चमक है उससे वो छोड़ते जाते हैं और पूरी तरह से एसिड रेन को अफेक्ट कर दिए जाते हैं, प्रभावित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यही सब एसिड रेन का जहाँ पर इफेक्ट्स है। एक और दिए हुए हैं, तो एसिड रेन जो है ये सॉइल से एसेंशियल मिनरल्स को वाश अवे कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। ठीक है, दूर ले जाता है, ऐसा कर सकते हैं कि एसिड रेन के कारण जो सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो वाशेस अवे हो जाते हैं, ठीक है, वाश्ड हो जाते हैं। फोर्थ आता है कि एसिड रेन का जो है एक्वाटिक लाइफ पे भी एडवर्स इफेक्ट होता है, बहुत ही ख़राब प्रभाव होता है एसिड रेन का एक्वेटिक लाइफ पे, पार्टिकुलरली जो लेक्स में होते हैं, ठीक है, तालाब में जो होते हैं उसमें पूरा ही प्रभाव होता है एसिड रेन का। तो एसिड रेन जो है वो प्लांट लाइफ के लिए भी ख़राब है, एनिमल लाइफ के लिए भी ख़राब है। ठीक है, दोनों के लिए जो है वो ख़राब है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। अब जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। तो जो ग्रीन हाउस है वो एक स्पेशल एक स्पेशल ग्लास को कहा जाता है, स्पेशल ग्लास हाउस को कहा जाता है, जिनमें प्लांट्स को उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। जो प्लांट्स सॉइल में ग्रो करते हैं, मतलब ग्रीन हाउस के अंदर जब वो ग्रो करते हैं तो वो सन रेडिएशंस को सिर्फ अपने वाल से लेते हैं, ठीक है, अपने वाल से लेते हैं सन रेडिएशंस को। तो इससे होता क्या है कि जो टेम्परेचर है ग्रीन हाउस के अंदर, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है, और जो टेम्परेचर बाहर है वो हमेशा कम रहता है, अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो वाल से जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जब सन रेडिएशंस अंदर जा रहे हैं तो वो बाहर निकलने का उनके पास कोई जगह नहीं है, तो वो जो है अंदर ही रह जा रहे हैं, वहीं ट्रैप हो जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है, और अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर से बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, बाहर टेम्परेचर कम रहता है, अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, यही है ग्रीन हाउस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट, सन रेज अर्थ सरफेस को वार्म कर देते हैं। जो रेडिएशन का एक पार्ट होता है जब अर्थ पे फॉल करता है तो वो जो है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और
एक पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, वापस एटमॉस्फेयर में चल जाता है। कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, मीथेन हो गए, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस, ध्यान सुनिएगा क्या क्या गैसेस है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनके पास जो है उन हीट रेडिएशंस, इनमें से कुछ के पास जो है वो हीट रेडिएशंस को ट्रैप करने का शक्ति होता है, कैपेसिटी होता है, जो कि अर्थ से रिफ्लेक्ट किए गए हैं, अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट किए गए हैं। उनके पास जो है शक्ति होता है, कैपेसिटी होता है कि वो जो है ट्रैप कर सकते हैं। तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। और इन गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। जो रेडिएशंस इस गैसेस के द्वारा ट्रैप किए गए हैं वो अर्थ को पूरी तरह से वार्म करते हैं, गर्म करते जाते हैं, ठीक है। ये जो वार्मिंग इफेक्ट होता है इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। जो नेम ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये इसी नेचुरल फिनोमिनन को कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन हाउस में जो इफेक्ट होता है उसकी करस्पॉन्डिंग है, सिमिलर है, ठीक है। ग्रीन हाउस भी समझ में आ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट समझने से ग्रीन हाउस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास क्या है कि कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोसफियर। जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन वो एटमोसफियर में बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो इसका क्या क्या कॉजेज है, क्यों ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो उसका कंसंट्रेशन एटमोसफियर में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि कोल और वुड जो है जब डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में जब उन्हें जलाया जाता है तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्या क्या है, कोल और वुड जब उन्हें डोमेस्टिक तरीके से जलाया जाता है, डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में जलाया जाता है। जो थर्मल पावर प्लांट्स है ये उन हीट को यूज़ करते हैं जो कि कोल के द्वारा, मतलब कोल को जला करके प्रोड्यूस किया गया हीट ये लोग यूज़ करते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स में कोल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हीट यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इसके कारण क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस जो है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, लार्ज अमाउंट में जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये होता है थर्मल पावर प्लांट्स के कारण, ठीक है। एक हमारे पास मिला था कोल और वुड, एक मिला था थर्मल पावर प्लांट, दोनों में कोल का नाम आया है। अब है कि इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जो डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस है, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को इम्बैलेंस करते हैं, ठीक है, इम्बैलेंस करने का कारण बनते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जितना कम प्लांट्स होंगे उतना ही, जितना कम ट्रीज होंगे उतना ही जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंजप्शन है वो कम होता जाएगा, उतना ही वो डिक्रीज करेगा। तो ऑक्सीजन का क्वांटिटी भी डिक्रीज होता है कम प्लांट्स होने के कारण। तो एक रिड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज बैक कर दिया जाता है वापस, ठीक है। अब है ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके बारे में जाना, उसके कॉजेज़ को जाना, उसके गैसेस के कॉजेज़ को जाना। अब उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या रिसर्च होता है मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का, तो ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो एवरेज टेम्परेचर होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर होता है ये ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। इसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। जो एवरेज टेम्परेचर होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का वो जब इंक्रीज करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्रेजुअली, तो उसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग को डिटेल में समझने के लिए जाकर के चैप्टर का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ओके। मैंने डिटेल में ग्लोबल वार्मिंग नहीं पसंद आया है, ओके। अब ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर तो ये आ रहा है। अब इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं ग्लोबल वार्मिंग के अंदर वो हम लोग देखते हैं। जो ग्लेशियर्स है ये हाइयर रेट से मेल्ट करते हैं, जिसके कारण जो सी लेवल है वो इंक्रीज होता जाता है, राइज होता जाता है, ठीक है। सी लेवल जो है वो राइज हो जाता है, डेप्थ 500 मीटर है तो वो 1600 मीटर होता जाता है, ठीक है, बढ़ता जाता है। जिसके कारण क्या होता है, फ्लड्स होता है, फ्लड बाढ़ आता है, सॉइल का लॉस होता है, ठीक है। इस सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो जाते हैं। सेकेंड है जो एटमॉस्फेयर का जो वार्मिंग है, ठीक है, वो ये फॉरेस्ट फायर को लीड करता है, जो कि
अभी इधर कुछ सालों से देखा जा रहा है कि ये जो है कॉमन होते जा रहे हैं। पहले भी होता था, आज भी जो फॉरेस्ट फायर है वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट में आग लग जाती है, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो मीजर्स टू चेक ग्लोबल वार्मिंग, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो ग्रीन हाउसेस गैसेस के, ग्लोबल वार्मिंग को जो चेक करना, सबसे अच्छा बात है ग्लोबल वार्मिंग को जो चेक करना है तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो रिलीज है उसे चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चेक हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी ईजिली चेक हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस का क्या कंसनट्रेशन है, क्या रिलीज हो रहा है, कितना रिलीज हो रहा है एटमोसफियर में ग्रीन हाउस गैसेस, ये चेक करना होगा। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत सारे मीजर्स हम लोगों को नीचे सजेस्ट किए गए हैं। तो एक एक करके सारे मीजर्स को हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या मीजर्स हमें सजेस्ट किए गए हैं। सबसे पहला है कि द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज वुड, कोल, पेट्रोल टू बी मिनिमाइज्ड। जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ है जैसे कि कोल हो गया, वुड, पेट्रोल, ये सब को हम लोगों को मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका यूज़ हम लोगों को मिनिमाइज करना पड़ेगा। सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के द्वारा जनरेट किया जाना चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के द्वारा जनरेट किया जाना चाहिए, ठीक है। ये सब हम लोगों को करना पड़ेगा। थर्ड है कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाना चाहिए। पूरी तरह से स्टॉप नहीं होगा, फिर भी यदि 100% हो रहा है तो वो उसे 70 और 60% डिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। ज़्यादा पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। और यदि पेड़ों की कटाई हो भी रही है तो जितना पेड़ काटे उतना पेड़ लग जाना चाहिए। इस चीज़ को हम लोगों को पूरी तरह चेक करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज जो है वो प्लांट हो, मैंने पहले ही कहा कि जितना ट्रीज कटेगा उतना ट्रीज जो है वो लगाना चाहिए। कम से कम उतना कम से कम लगाना चाहिए, ज़्यादा कितना भी लग सकता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूज़ है उससे भी रिड्यूस कर देना चाहिए। इसके कारण क्या होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारे पास कम होगा, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ गया, उसका उसका कैसे रोका जाता है वो हम लोगों को समझ में आ गया। तो अब हम लोगों के पास यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, क्या देख लीजिए आप। इसमें ग्रीन हाउस के बारे में लगता है कुछ दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस के नेचुरल सोर्सेज दिखा गए हैं, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का मेथड, ठीक है। जो स्मोकलेस चूल्हे होते हैं, ठीक है, उसका जो यूज़ है, सोलर कुकर्स, बायोगैस, हम लोगों को फॉसिल फ्यूल्स की जगह जो है वो इसे यूज़ करना चाहिए। स्मोकलेस चूल्हास, ठीक है। फिर सोलर कुकर्स और बायोगैस। सेकेंड, जो अनलीडेड पेट्रोल्स होते हैं व्हीकल में, उसका यूज़ हम लोगों को थोड़ा कम, उसका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। लीडेड पेट्रोल का यूज जो है वो कम करना चाहिए, ठीक है। थर्ड है कि ऑटोमोबाइल्स में सीएनजी का यूज़ हम लोगों को करना चाहिए। पेट्रोल का यूज़ थोड़ा कम करना चाहिए और सीएनजी का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये सब चीज़ों का यूज़ हम लोगों को ज़्यादा करना चाहिए। ये सब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और जो कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे कि कोल और पेट्रोल जो वापस नहीं आते, नॉन रिन्यूएबल है, इसका यूज़ हम लोगों को कम करना चाहिए, ठीक है। कन्वेक्शनल सब्सटेंस को हम लोग कन्वेक्शनल सोर्सेज को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, और नॉन कन्वेक्शनल को कहते हैं रिन्यूएबल, ठीक है। तो हम लोग को नॉन रिन्यूएबल का कम करना चाहिए और रिन्यूएबल का ज़्यादा करना चाहिए। ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि रिन्यूएबल में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब आ जाता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से जो पॉल्यूशन इमिशन है वो उससे चिपके रहना चाहिए। और यूरो स्टैंडर्ड्स के जो रिवायलेंट जो कंटिन्यूस अपग्रेडिंग होते रहना चाहिए। सिक्स है कि क्रैकर्स के बर्निंग को अवॉइड करना चाहिए, हमें ज़्यादा पटाखे नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि इससे कारण क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है दिवालियों के दिन में, ठीक है। पटाखे का कम यूज़ करना चाहिए हम लोगों को दिवाली के दिन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है इसके कारण। हम लोगों को टॉल चिमनीज़ को इंस्टॉल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े चिमनी हम लोगों को लगाना चाहिए फिल्टर्स के साथ फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। और रेसिडेंटल एरियाज से हम लोगों से दूर रखना चाहिए। रेसिडेंटल एरियाज़ के पास हमें उसे नहीं रखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को हम लोगों को प्लांट करना है, रोपना है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ हम लोग लगाएं, एफोरेस्टेशन ज़्यादा करें, डिफोरेस्टेशन कम करें, ठीक है। हम लोगों को वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स पे हमेशा भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हमेशा हमें पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। और ये जो हमेशा वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम जो है ये जुलाई के मंथ में होते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है, बारिश होती है, मानसून मौसम में होते हैं, ठीक है।
तो हम लोगों को वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स में हमेशा पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, ठीक है। एंटी पॉल्यूशन मीजर्स के स्ट्रिक्ट हम लोगों को उसके पे ध्यान देना होगा। स्ट्रिक्टली हम गवर्नमेंट को भी बहुत सारे लॉज बनाने होंगे पॉल्यूशन को रोकने के लिए। जो एयर क्वालिटी का रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा और कुछ दूसरे एजेंसीज के द्वारा वेरियस लोकेशंस में। इस लोकेशन में कैसा एयर क्वालिटी है, इस लोकेशन में कैसा, ये सब हमें चेक करते रहना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। ड्राई वेजिटेबल वेस्ट के जो बर्निंग होता है, ड्राई वेजिटेबल वेस्ट का जो बर्निंग होता है उससे हम लोग को अवॉइड करना है। उसे एक पीट में से गड्ढे में कलेक्ट करना है, उससे हम लोग को कंपोस्ट बनाना है। उसका यूज़ हम लोग को आगे क्रॉपिंग में करना है, ठीक है, खेती बाड़ी में करना है। तो ऐसे कर करके हम लोग जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्मॉल कंट्रीब्यूशन जो हमारा जो पार्ट होगा वो बड़े डिफरेंस को ला सकते हैं इन्वायरमेंट के स्टेट में, ठीक है। हर एक जन जो है वो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करे तो बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिखने लगेगा। हम लोग जो है ट्रीज़ को तो प्लांट कर ही सकते हैं अपने नेबरहुड के आसपास। यदि नेबरहुड में प्रेजेंट है तो उसे हम लोग अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को प्लांट भी करना, उसे जो आसपास प्रेजेंट उसे रखना भी है, अच्छे से पाल उसको बड़ा करना है। बहुत सारी कंट्रीज़ दुनिया भर में देखा जाए तो वो जो है एक एग्रीमेंट को रीच करते हैं इमिशंस को, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कम करने के लिए, ठीक है। ये जो प्रोटोकॉल है वो कंट्रीज़ के द्वारा रिक्वायर किया गया है कि एक अप्रोप्रिएट मीजर्स को लिया जाए ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है उसके कारण बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, हम लोगों ने पढ़ा। तो इस सब चीज़ों को हम लोगों को इस सब चीज़ें के लिए जो है कंट्रीज़ जो है वो प्रोटोकॉल ले रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर जो है हम लोगों को शॉर्ट डिस्टेंसेस जब चलने पड़ता है, मतलब छोटे छोटे जगह हम लोग बाइक कार से ट्रैवल नहीं करना है, साइकिल का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जब हम लोग कार ले जाते हैं, बाइक ले जाते हैं, मोटरसाइकिल्स ले जाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को साइकिल का यूज़ करना है। पोल्यूशन कम होगा, पेट्रोल कम चलेगा, ठीक है, बहुत चीज़ बचेंगी। आने वाली फ्यूचर के लिए पेट्रोल बचेगा, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ भी कम होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने कैसे समझाया। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। और हाँ स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।